फ्रेंड्स, क्या आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के लिए आपको देखने पड़ रहे हैं 4 से 5 घंटा? तो फ्रेंड्स, आप सभी को वो मैराथन नहीं देखना। आपको बहुत ही कम समय में उस मैराथन को यानी अपनी तरीके से मैंने उस नोट्स को अच्छे से एनालाइज किया है। उसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम से पूछे जा सकते हैं लाइन बाय लाइन, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो भाषा क्या होती है? भाषा वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? भाषा। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभिव्यक्त भाषा किसे कहते हैं और व्यक्त भाषा किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है भाषा के जब प्रकार पूछेगा तो मुख्यतः 2 प्रकार के। ऐसे अलग से अगर पूछा दिया जाए, अगर यहाँ पे क्रम देकर पूछ देगा मौखिक, लिखित और सांकेतिक, तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए कि मौखिक में जो भी अपनी भावनाओं या बातों को, विचार को मौखिक रूप से जो व्यक्त किया जाता है तो मौखिक भाषा कहलाती है। जब उसी बोली हुई भाषा को जब हम लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जब संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा को व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर हम सांकेतिक भाषा की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जब अगर सेना में कभी कभी क्या होता है, सीटी के द्वारा सभी को वहां पे असेंबली में बुलाया जाता है, तो वो एक सांकेतिक भाषा हो गई। ठीक है, उसके साथ ही अगर माँ आपकी गुस्सा होती है तो आपको आंख दिखा देती है फ्रेंड्स, तो उससे भी आपकी एक तरीके से सांकेतिक भाषा, उनके गुस्से का पता चलता है। ये एक सांकेतिक भाषा है। वही कुछ तथ्यात्मक तथ्य है, जानकारी वाली, जिसमें जिससे एग्जाम से काफी ज्यादा पूछा जाता है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस होता है। हिंदी का अगर पेपर दे रहे हो तो फ्रेंड्स, हिंदी से संबंधित जितने भी दिवस होंगे ना, सब याद कर लीजिएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस जो है 21 जनवरी को मनाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 फरवरी को होता है मातृभाषा दिवस। और वहीं पे राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। सहकारिक भाषा, जहाँ पे हिंदी के साथ ही सहकारी रूप से प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी भाषा होता है। भाषा की जो नीति होती है वो त्रिभाषा सूत्र होती है। कुठारी आयोग 1964-66 में कहा गया था कि इनके आधार पर जो है 1968 के एक शिक्षा नीति आई थी जिसमें त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। त्रिभाषा सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए कि त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो सबसे पहले पे तो आपकी मातृभाषा आ जाती है, जो भी उसकी स्थानीय भाषा होती है। एनईपी 2020 में कहा गया है कि कम से कम कक्षा 5 से 8 तक जो है भाषा वह मातृभाषा में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेजी भाषा आती है। और एक होता है टीएल यानी ट्रेडिशनल लैंग्वेज, जो होता है वो आपका आ जाएगा जो है त्रिभाषा सूत्र में। 3 शब्द जो है 3 भाषाएं आ गई। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम शास्त्रीय भाषा की बात करें तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताते हैं हिंदी से ही रिलेटेड है, तो इसी बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए। पहले जो 6 शास्त्रीय भाषा थी, ठीक है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, सॉरी। उसके साथ ही अब 2024 में आप देख सकते हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, इन सबको मिलाकर टोटल अभी अगर वर्तमान में जो है 11 जो है शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, अगर बात करेंगे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है, तो इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। भाषा के अगर तत्व की बात करें तो स्वनिम एक बहुत ही छोटा शब्द है जिसको आप सभी परेशान होंगे कि स्वनिम और रूपिम में क्या बेसिक अंतर होता है। फ्रेंड्स, स्वनिम जो होता है वो साउंड यानी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है स्वनिम। और अन्य नाम ध्वनि का ही ध्वनिग्राम होता है। ध्वनियों के प्रति जागरूकता होती है। रूपिम क्या होता है? अर्थ की सबसे छोटी रूपिम इकाई कहलाती है, रूपिम कहलाती है। ठीक है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है रूपिम होती है और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो स्वनिम होती है। बेसिक अंतर आप सभी को पता होना चाहिए और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, वाक्य विन्यास की बात करें तो वाक्य की जो संरचना की जा रही है वह किस प्रकार से की जा रही है, यही कहलाती है वाक्य विन्यास। वहीं अगर हम बात करेंगे उपयोगितावाद या व्यवहारिकवाद, जो कि समाज में लोगों के बीच, परिवार के बीच, स्कूल में अलग अलग तरीके से बात करने के ढंग में हमें उपयोगितावाद से मालूम पड़ता है। यानी उपयोगितावाद क्या होता है, एक लाइन में पूछ सकता है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर होना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम भाषा की प्रकृति के बारे में बात करें तो भाषा की प्रकृति जो होती है कौन कौन सी होती है उसके बारे में जानना चाहिए कि भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है क्योंकि व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग भाषा को बोलता है। उसके साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक पर आधारित होता है, सामाजिक में जैसा माहौल मिलता है इंसान उस तरीके से अपनी बातों को रखता है। हर जगह की भाषा अलग अलग होती है। लिपि होती है भाषा की, जैसे अपनी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। नियमबद्ध व्यवस्था होती है। नियमबद्ध व्यवस्था में जैसे अगर क के बाद सीधे ख ही आता है, ग नहीं आता है, फिर घ आता है, फिर अंग आता है, ये नियमबद्ध व्यवस्था है। अस्थिर होती है, रचनात्मकता होता है, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, समरूपता, संलग्नता, स्वच्छंदता, जो ये सारे टॉपिक्स जो ये जो है इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ, समृद्ध, प्रवेश, ये सारे हमारे जो थे हिंदी के जो है प्रकृति कहलाते हैं। या दृश्यता, भाषा का व्याकरण, अर्जित व्यवहार, अन्य विषयों से संबद्ध और बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का अर्थ एक बार पूछ सकता है एक लाइन में कि उनके भाषा का समन्वय। कि बहुभाषिकता का अर्थ क्या है, तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा पर
एक तरीके से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनेंगे जरूर। उसके साथ ही अगर भाषा विकास की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। जिसमें पूछता है कि जन्म के समय बच्चा पहले रोता है, वैसे 2 से 3 महीने जो होते हैं उसे कहते हैं कुइंग, अनुकुंजन, अनुकुंजन कहते हैं, कुइंग यानी अनुकुंजन कहते हैं, ठीक है। उसके साथ ही 6 महीने में बबलाना यानी बबलिंग, और 1 साल में एक शब्दीय अवस्था, और 1 से 1.5 साल से लेकर के छोटे छोटे वाक्य यानी 100 शब्दों का भंडार आप सभी को देखने के लिए मिलता है 2 साल के बीच में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप सभी को पता होना चाहिए कि अनुकूलन क्या होता है और उसके साथ ही बबलाना क्या होता है, अनुकुंजन यानी कुइंग और बबलिंग, ये दोनों पॉइंट्स आप सभी को पता होने चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं उसको पक्का उससे क्वेश्चंस बनेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है फ्रेंड्स? भाषा अर्जन जो होता है वो आपके परिवेश में सीखा जाता है, और भाषा अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, जो कि हम किसी संस्थान में सीखते हैं, कहीं एक स्थान पर सीखा जाता है। भाषा सीखी जाती है इसलिए भाषा जटिल होती है, और उसके साथ ही जो अर्जन होता है हम पहले से अपने परिवार में सीखते हैं, इसलिए वो प्रकृति के माध्यम से अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, और वो हमारी प्रथम भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, अनौपचारिक भाषा होती है, और ये सरल और स्वाभाविक होती है, लक्ष्य प्रधान होती है, और जीवन पर्यंत जो है ये भाषा होती है। तो एक तरीके से बस इतना याद रखिए कि आपके परिवार में आपने जो भी भाषाएं सीखी, जो आपके परिवेश से आपको जो भी भाषा मिला वो आपका अर्जन होगा, और आपने किसी संस्थान में जाकर के जो सीखा वह एक अधिगम होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप सभी समझ लेंगे कि अर्जन जो होता है वह अगर क्षेत्रीय भाषा संबंधित है तो अधिगम जटिल होगा, अगर ये सरल होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका अंतर भी आप सभी को पता चल जाएगा। वहीं बोली की बात करें तो वास्तविक भाषा समाज की भाषा से संबंधित होता है। हमारे देश में हजारों बोलियां पाई जाती हैं, ठीक है, ये बोली हो गई। उसके साथ ही बहुभाषिकता, और यहाँ पर देख सकते हैं इंटर लैंग्वेज, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक से अधिक जब भाषा की जानकारी होती है तो उसे बोलते हैं बहुभाषिकता, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटर लैंग्वेज में, जिसमें मातृभाषा प्लस लक्ष्य भाषा आता है, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा जो है कौशल, भाषा कौशल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सुबोपली एक ट्रिक होती है जिसमें आप सभी को पता ही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये होते हैं भाषा के 4 कौशल। एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि क्या एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ये जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और वर्तमान के समकालीन सिद्धांत के अनुसार कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कौशल जो होता है वो क्रम से सीखे जाते हैं। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप गलत कर देंगे, पर आपको गलत नहीं करना क्योंकि मैंने आप सबको बता दिया है, ठीक है। उसके साथ ही क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बनते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसके भी आप देखिए जरूर, ठीक है। इसमें आप सभी को क्या बताना है कि यहाँ पे जब कौशल की बात करें तो 2 प्रकार के कौशल हो जाते हैं आपके, ठीक है। एक होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, एक होता है ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल को ही बोलते हैं उत्पादक कौशल। अब अगर अभिव्यक्तात्मक कौशल है तो इसका अर्थ होता है कि इसमें बोलना और लिखना, ये दोनों जो होते हैं अभिव्यक्त, हम किसी चीज को अगर अपनी भाषा को ही बोलकर व्यक्त करते हैं, लिख कर व्यक्त करते हैं, इसीलिए ये होता है अभिव्यक्तात्मक। और वहीं पे ग्रहण, हम क्या करते हैं, श्रवण, श्रवण यानी सुनते हैं और पढ़ते हैं तो भी तो हमारे माइंड, हमारे दिमाग में जाता है वो बातें, यानी कि वो ग्रहण कर रहे हैं उस चीज को। तो श्रवण और पठन हमेशा ग्रहणात्मक कौशल होता है, और बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्रवण कौशल में सुनकर समझना आधारभूत कौशल भी कहा जाता है। सुनकर समझना पठन के प्रकार की गहन पठन, व्यापक पठन, बारीकी पठन, सरसरी पठन, यह पठन के प्रकार है। यह पठन के 4 प्रकार हैं जिसको आप सभी को पढ़ना है कि यहाँ पर देख सकते हैं गहन पठन में, जैसे पंक्ति दर पंक्ति जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है गहन पठन। अगर व्यापक पठन पढ़ेंगे तो आनंद के लिए, जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा आनंद हमें लगता है तो उसको पढ़ते जाते हैं, तो वो आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं, वो होता है व्यापक पठन। वहीं अगर बारीकी पठन करें तो हमें विशिष्ट जानकारी चाहिए होता है, हमें किसी चीज़ के लिए खोजना पड़ता है तो हम उसको बिल्कुल बारीक से पढ़ते कि कोई भी लाइन न छूटे, नहीं वरना हमें जानकारी नहीं, वो होती है विशिष्ट जानकारी। और उसके सरसरी पठन को आप सभी तो जानते हो कि जल्दी जल्दी पढ़ना, कुछ टॉपिक्स मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगते तो फटाफट उसको सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं, तो वो होती है सरसरी पठन। तो 4 प्रकार के आपके पठन हो गए, इसे भी आप याद करिएगा जरूर। उसके साथ ही लेखन कौशल उपागम, लेखन उत्पाद उपागम और लेखन प्रक्रिया उपागम, जिसमें मान समंथन आता है। उसके साथ ही है रूपरेखा, प्रारूपण और पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि लेखन की जो शिक्षण युक्ति होती है वो कौन सी होती है। सुलेख यानी सुंदर लेख, अनुलेख यानी कॉपी पे लिखना, मैंने बहुत बारीक बारीक लिखा ताकि आप सभी को एक भी पॉइंट्स छूटे ना। प्रतिलेख मतलब बुक से देख कर लिखना, ठीक है, किसी भी बुक से स्टोरी लिखते हैं उसके लिए। श्रुत लेख मतलब सुन करके लिखना। और श्रुत लेख के भी प्रकार है, अनुच्छेद लेख, रनिंग लेख और श्रुत लेख, और पारस्परिक श्रुत लेख और जिंक्सा डिटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर बात करें भाषा की विधियाँ, तो शिक्षण विधियाँ बहुत ही ज़्यादा और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
व्याकरण, अनुवाद विधि या शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि, इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ लेखन व पठन पर जोर दिया जाता है। और व्याकरण विधि में किस पर जोर दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेखन व पठन पर जोर दिया जाता है व्याकरण विधि में। वहीं अगर हम प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि में प्राकृतिक भाषा के माध्यम से बातचीत होती है। नेक्स्ट की मौन विधि, श्रव्य विधि में भाषिक विधि और उसके साथ ही संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, ये कुछ भाषा की कुछ विधियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट, हमने हल्का सा आपको स्टार्टिंग में बबलिंग ये सब बताया था, बट शब्दकोश के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि शब्दकोश से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जन्म से 8 माह तक बच्चा जो है शून्य यानी कुछ भी नहीं बोलता। ठीक है, 9 से 12 1 साल के बीच में बच्चा जो है 3 से 4 शब्द मम्मी पापा ये सब चीज़ें जो है बोलने लगता है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस किस उम्र में क्या क्या बच्चा जो है कितना वर्ड्स बोलता है। वैसे कॉन्सेप्ट पूरा यही रहता है कि इतने से क्वेश्चन जरूर पूछे, अगर इससे इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बना है तो ऐसे ही पूछेगा। हिंदी भाषा के अगर सिद्धांत की बात करें तो क्रियाशीलता का सिद्धांत आपको पता होगा फ्रेंड्स, क्रियाशीलता को आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा, करके सीखने का सिद्धांत। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको मिस मत करिएगा ना। उसके साथ ही अगर करके सीखने का सिद्धांत की बात करें तो बच्चा कुछ भी एक्टिविटीज़ गतिविधि के माध्यम से ही करके सीखता है। उससे क्या होता है, उसके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। ठीक है, अनुबंधन साहचर्य का सिद्धांत, जिसमें बच्चा जब चश्मे से अनजान होता है, यानी कि अनुबंधन साहचर्य का सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे जब चश्मा से अनजान होता है और वह देखता है यहाँ पर चश्मा अगर उसने देखा तो उसको क्या करता है, वो चश्मे को पहन के ट्राई करता है। और यही जो होता है वह साहचर्य का नियम होता है, आरंभिक अवस्था में सिखाने में जो है कि मददगार करता है। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत ने आपने सीडीपी में भी पढ़े होंगे। ये हिंदी में भी हेल्प करता है और इंग्लिश में भी हेल्प करता है, संस्कृत में भी हेल्प करता है। अभ्यास का जो है सिद्धांत किसने दिया है, थार्नडाइक ने दिया है। व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया है। ये प्रमुख सिद्धांत है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही सूत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी बच्चा जो है पहले जो चीज देखता है उससे सीखता है, उसके बाद अमूर्त की ओर जाता है। ठीक है, ज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, संकल्पना से सिद्धांत की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये कुछ भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। जैसे बच्चे को क्या है, यहाँ पे एक बात अगर हम आपको बताएं तो विश्लेषण से संश्लेषण की, बच्चा पहले टूटी हुई चीजों को देखता है और फिर उसको जोड़ता है, तो ये हो जाता है उसका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, बच्चा वो सीख रहा है। पूर्ण से, पहले बच्चा पूरे पेड़ को देखा, फिर बच्चे ने यहाँ सीखा कि इसमें फल होते हैं, इसमें पत्तियां होती हैं, इसके तने होते हैं, उसके जड़ होते हैं, फिर अंश की ओर जाता है। बच्चा कुछ भी चीज सीखता है पहले सरल सीखता है, 1 2 3 4 ऐसे ही सीखता है, उसके बाद 2 + 2 = 4 होते हैं, ये सीखता है। ये सारी चीजें जो होती है ना शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं मोटर कौशल विकास की बात करें तो मोटर कौशल वह क्रिया है जिसमें शिशु को अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना होता है। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि स्थूल मोटर कौशल यानी गतिक कौशल जिसको बोलते हैं, एक होता है सूक्ष्म मोटर कौशल। ये 2 कौशल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम किसी बड़ी गतिविधियां क्रियाएं करते हैं, जैसे बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलना, दौड़ना, कूदना, ये हमारी स्थूल मोटर कौशल के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर हम बैठे बैठे हैं और उसके बाद कलाई को घुमा रहे हैं, हाथ की उंगलियों को घुमा रहे हैं, ठीक है, मोती पिरोना, हाँ, पैर और पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे करना, ये सारी चीजें हमारी सूक्ष्म आएंगी। सूक्ष्म और स्थूल में बेसिक आपको अंतर पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अगर इससे आया इस टॉपिक से तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊर्ध्वगामी प्रणाली क्या होता है, एक होता है अधोगामी प्रणाली। ये क्या होता है, तो ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, ये बस सिर्फ ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। और गामी का मतलब होता है जाना, यानी नीचे से जब ऊपर की ओर, यानी सरल से जब कठिन की ओर, अंश से जब पूर्ण की ओर जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे सूत्र जो है हमारे ऊर्ध्वगामी प्रणाली में आते हैं। ठीक है, वहीं अधोगामी प्रणाली में ऊपर से नीचे की प्रवृत्ति हो, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो जो भी हम शिक्षण सूत्र लगाएंगे, जो भी हम सिद्धांत लगाएंगे, हमेशा नीचे से ऊपर तो ऊर्ध्वगामी और ऊपर से नीचे तो अधोगामी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ आया इसको दोबारा देखिएगा, इसको दोबारा सुनिएगा, फिर उसके बाद समझिएगा कि इसमें अंतर क्या है। ठीक है, प्रामाणिक व अप्रामाणिक सामग्री क्या कहलाती है। प्रामाणिक सामग्री वो कहलाती है जैसे पाठ्य पुस्तक को छोड़कर सभी प्रामाणिक चीजें हमारी जो होती है, मेन्यू कार्ड, ये हमारी प्रामाणिक है, और पाठ्य पुस्तक जो है वो हमारी अप्रामाणिक सामग्री है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे सांस्कृतिक भाषा में शामिल भाषाएं, सांस्कृतिक भाषाएं में कौन कौन सी जो है भाषाएं शामिल है, कन्नड़ है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, हिंदी है, संस्कृत भाषा में जो है नहीं आती है। ठीक है, ये जो अगर कन्नड़, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये जो है सांस्कृतिक भाषा है, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो वह जो है सांस्कृतिक भाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि एग्जाम में बन सकता है। सक्रिय शब्दावलियां जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे, वही निष्क्रिय शब्दावलियां जिसकी वजह से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे शब्द जो जानो, पढ़ो और लिखो लेकिन अपनी भाषा में प्रयोग कर पाना सक्रिय शब्दावली कहलाती है। भाषण,
लेखन। वहीं अगर अपनी भाषा में प्रयोग न कर पाना निष्क्रिय शब्दावली कहलाती है। जैसे पढ़ना लिखना, यानी हम जब पढ़ते हैं कुछ भी तो अपने शब्दों में उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए निष्क्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय शब्दावली होगा। वही चीज़ अगर हम लिख नहीं पा रहे हैं, वहीं पे अगर भाषण की बात करें तो हम एक तरीके से भाषण देते हैं तो बहुत ही आसानी से उस चीज़ को अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमारी हो जाती है सक्रिय शब्दावलियाँ कुछ। ठीक है? तो ये हमारे जो भी हमने बोला था आपको 15 मिनट में करने के लिए, और आप देख सकते हैं हमने 15 मिनट में ये कंप्लीट कर दिया है। आप सभी 2 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे, यहाँ तक कि 8-8 घंटे के हिंदी के मैराथन देखते हो। हाँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन हाँ, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प ज़रूर करेगा फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है। इसमें कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए वो हेल्प भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी मेरे राइटिंग पे न जाइएगा, इसके कंटेंट पे जाइएगा और उसको कोशिश करिएगा, इसको पढ़िएगा, देखिएगा और जो भी आपको डाउट्स कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।